आपने कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया है या फिर अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को ये डिसीजन लेते हुए देखा है कि चलो यार शादी कर लेते हैं, नहीं तो अकेले रह जाएंगे? मे बी द फियर ऑफ अबेंडनमेंट। आई थिंक अगर हम रेशो वाइज करें तो 50-50 तो नहीं, बट हाँ 70-30 की रेशो हम कह सकते हैं कि 70% ऑफ द पीपल टेक द डिसीजन ऑफ मैरिज विद द फियर कि वो कहीं अकेले ना रह जाएं, या उनकी उम्र ना निकल जाए शादी की, या फिर उनको सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे कि शादी नहीं हुई अभी तक। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लोग इस फियर में शादी करते हैं कि अकेले ना रह जाए, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, उनका जो एंशियस मैरिज का जो कंसेप्ट है वो उनको किस रास्ते पर ले जाता है, या फिर उनके लिए मैरिज का कंसेप्ट एक सच में कंसेप्ट बनकर रह जाता है, या फिर उनके लिए मैरिटल रिलेशनशिप एक बोझ बनकर रह जाता है। सो गाइस, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एंशियस मैरिज करते क्यों हैं। मे बी पेरेंटल प्रेशर, मे बी सोसाइटिकल प्रेशर। नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है एंशियस मैनेज, वो प्रेशर होता है प्रेशर फियर ऑफ अबेंडनमेंट, कि मैं इतना एंशियस हो गई, मेरे को इतना डर लगा कि अगर मैंने अब शादी नहीं करी तो मैं अकेले रह जाऊंगी, मेरे पास कोई शादी करने के लिए नहीं बचेगा, या फिर मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो जाएगी और मैं अकेले रह जाऊंगी। और उस एंग्जाइटी में आकर हम जो है वो शादी कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि आपने इस फियर से शादी करी है कि भाई मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, मैं अकेले रह जाऊंगी, वो सब अपने अपने स्पाउस के साथ बिजी हो जाएंगे, मैं अकेले रह जाऊंगा। तो हम यहाँ से पैटर्न पिकअप करते हैं पीपल प्लीजिंग का या फिर डोरमैट। हम अपने स्पाउस के लिए वो सारे काम करते हैं आउट ऑफ लव, जो मे बी हमें नहीं करने चाहिए, या फिर हमारे लिए वो रेड फ्लैग्स, हमें दिख रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और फिर भी हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने मैरिज का जो डिसीजन है वो एंशियस मैरिज, एंशियस एंजाइटी में लिया है, या फिर उस फियर ऑफ अबेंडनमेंट में लिया। इसको अगर हम और डेप्थ से समझते हैं तो हम इसको अगर ये देखें कि जिनके पेरेंटल रिलेशनशिप बहुत इनकंसिस्टेंट होते हैं, जहाँ पे उन्होंने ये देखा है, ये क्वेश्चन बहुत सुना है, इफ यू लव मी तो आप मेरे लिए ये करो, आई लव यू तो आप मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना, मेरे प्यार के लिए तुम ये नहीं कर सकती, या मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते। These questions then arise in the constant observation of the child. उस consistent parenting में, we are not wronging any parent, but उस consistent parenting में जो बच्चा observe करता है वो ये observe करता है कि जब मैं शादी करूँगा या करूँगी तो मैं अपने spouse को इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगी कि वो मेरी हर बात मानेंगे। अब मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये पैटर्न पिकअप कर लिया कि वो मेरी हर बात मानेंगे, बट आपको थोड़ी पता है कि आपका जो भी स्पाउस होगा या जो भी स्पाउस होगी उनके ऑब्जर्वेशंस क्या है, उनका जो चाइल्डहुड है, उनका जो मैरिटल रिलेशनशिप है पेरेंट्स का वो क्या है। तो आपने एंशियस डिसीजन लेके शादी कर ली और आप डोरमैट बन भी गए, आप पीपल प्लीजर बन भी गए, आपने अपने स्पाउस की वो हर बात मानी, उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। और जब आपकी लड़ाई होती है, क्योंकि लड़ाई होना एक बहुत कॉमन सिनेरियो है किसी भी मैरिटल रिलेशनशिप में, जब आपकी लड़ाई हुई तो आपके पार्टनर ने आपको पुश अवे कर दिया, मे बी आउट ऑफ द इमोशंस, मे बी आउट ऑफ द एंगर, मे बी आउट ऑफ द फिजिकल टच, और वहां आप अपनी जो है आइडेंटिटी फिर लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ किया, मैं इस इंसान के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं इस स्पाउस के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और इसने मुझे पुश कर दिया। लेकिन वो पुश करना आपकी आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं था, वो पुश करना सिर्फ उस सिचुएशन का डिमांड था। मे बी आप ओवरली पोजेसिव हो रहे हो, मे बी आप ओवरली डोरमैट बन रहे हो। भाई आपके फॉर एन एग्जांपल आपकी स्पाउस मार्केट से आई, उसको नहीं चाहिए पानी, आप आगे पहले उसको पानी दे रहे हो, आप उसको चाय भी बना के दे रहे हो, आप उसको शिकंजी पूछ रहे हो सकता है वो मार्केट से खा पी के आई, हो सकता है वो मार्केट से अपना सब कुछ, मतलब जो भी उनको एंजॉयमेंट करनी थी वो करके आई हो। सो उस मोमेंट में आप उनको अगर उनका नीड स्पेस नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्पाउस आपको क्या कहेगा, यार थोड़ी देर फ्री छोड़ दो ना। अब उनकी ये लाइन बहुत कॉमन थी कि थोड़ी देर फ्री छोड़ दो, आपने उस चीज को कैसे लिया, यार मेरा पार्टनर तो मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरा स्पाउस तो मेरे को समझता ही नहीं है, मैं उसके लिए इतनी केयर कर रहा हूँ, मैं उसकी इतनी केयर कर रही हूँ, लेकिन वो तो मुझे पुश अवे कर रहा है, वो मेरे को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसको हक करने गया था उसने मेरे को पुश अवे कर दिया। सो आई एम नॉट रॉन्गिंग एनी ऑफ द एस्पेक्ट, और आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने सही किया या गलत किया। द ओनली थिंग इज कि जब आप किसी के पास ओवरली अवेलेबल हो जाते हो, आप क्योंकि ओवर अवेलेबल हो ना, उन्होंने बोला नहीं, आप फिर भी सारी चीजें आगे से आगे प्रोवाइड करे जा रहे हो,
तो सामने वाला इंसान क्या करता है, सामने वाला इमोशनल वॉमिट कर देता है उस चीज को। क्यों? क्योंकि आप ये इसको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों से समझ सकते हो। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उन्हें उस मोमेंट पे वो चीज नहीं चाहिए थी, और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो इंसान पहले से भरा हुआ है, तो वो क्यों एक ओवर एक्सप्रेशन समझेगा। तो उस डिसीजन में जो आपने ओवर एंग्जाइटी या एंग्शियस मैरिज का जो कंसेप्ट समझ लिया कि यार मैं अकेला ना रह जाऊं, तो उस लड़ाई के बाद क्या हुआ, आप अकेले या तो रूम में बैठ के रोओगे, या फिर आप पार्क में चले जाओगे गुस्से में आके, यार कि मैं बाहर चली जाती हूँ, बाहर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। तो क्या ये अबेंडमेंट नहीं है? ये भी तो इमोशनल अबेंडमेंट है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे आपने अपने आप को सेल्फ अबेंडेंट कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, कि आपके खुद का मैरिटल एनवायरनमेंट क्या है। अब उसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड आ जाता है उसमें से, क्योंकि पार्टनर का लविंग एस्पेक्ट की इनकंसिस्टेंसी है। वो अपने हिसाब से आपको प्यार करेंगे, अपने हिसाब से आपसे बात करेंगे, अपने हिसाब से आपके सारे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने जो रेड फ्लैग इग्नोर कर दिए थे आउट ऑफ द डोर मैट बन के या पीपल प्लीजिंग पैटर्न में आके, वो तो उनके खुद के पैटर्न हैं। अब क्योंकि वो उनके खुद के पैटर्न हैं, तो इनकंसिस्टेंटी आने बहुत ऑब्वियस है। इनकंसिस्टेंट होगा, उनका जब मन होगा वो आपसे आराम से बात करेंगे, उनका जब मन नहीं होगा वो इरिटेट हो जाएंगे। उस इनकंसिस्टेंसी में आपका जो सेल्फ डाउट आएगा वो ये आएगा, यार मैंने शादी करके सही भी किया। अब आप इस क्वेश्चन को रिलेट कीजिए उस टाइम से जब आपने एंशियस डिसीजन लिया कि यार मैं शादी कर लेता हूँ, यार चलो शादी कर लेते हैं, पेरेंट कह रहे हैं, यार चलो शादी कर लेते हैं, उम्र निकली जा रही है। शादी करने का कोई एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं होता है। when you are right, when you feel that yes I am ready to maybe like what you will say to that concept, let me recall. When you are ready to share, yes, this is the right term, when you are ready to share your emotions, when you are ready to share your physical state, when you are ready to share your mental state, when you are ready to share your monetary state, तब आप शादी कीजिए, रेदर देन कोई एंशियस डिसीजन लेके, रेदर देन डेट की किसी सोसाइटी प्रेशर में आके, रेदर देन डेट उस वॉइड में आके कि यार मेरे पेरेंट्स की मैरिज ऐसी थी तो मैं शादी ही नहीं करूंगा, या फिर मेरे पेरेंट्स की शादी ऐसी थी तो मैं शादी जरूर करूंगी। नो, हर इंडिविजुअल का अपना एस्पेक्ट, हर इंडिविजुअल का अपना ऑब्जर्वेशन, हर इंडिविजुअल का अपना पैटर्न्स एंड बैरियर्स अलग होते हैं, हर इंडिविजुअल के रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स अलग होते हैं। ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से देखना है या आपको अपने एस्पेक्ट से देखना है कि आपके लिए एक मैरिज कंसेप्ट है, किस टाइम पे है, कौन सी एज में है, कौन से एस्पेक्ट में है। क्योंकि अगर आप एंशियस डिसीजन लेंगे तो उस टर्म में अपने आप ही एक नेगेटिव इमोशन, आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो, आप उस मोमेंट में सोच ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ। या कई बार बहुत कॉमन एक एस्पेक्ट ये भी है, एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में, एक रिलेशन, अब तो मैं शादी करके ही रहूंगी, अब तो मैं शादी करके ही रहूंगा, मैं अपने एक्स को दिखाऊंगा कि मैं शादी करके देखो मैं तो एक सेटल्ड लाइफ। लेकिन आप अपने मेंटल स्टेट में सेटल्ड नहीं होते तो आपकी मैरिटल लाइफ भी सेटल्ड नहीं हो पाती। So guys, before moving into your marital relationship, before moving to any committed relationship, just monitor कि आप वो डिसीजन एंशियसली तो नहीं ले रहे हो, आप वो डिसीजन इम्पल्सिव तो नहीं ले रहे हो। क्योंकि अगर आप एंशियस होकर डिसीजन लोगे, आप इम्पल्सिव होकर डिसीजन लोगे, तो आपका जो है मैरिटल रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा, और आप अपने पैटर्न्स जो है और ज्यादा नेगेटिव वे में बिल्डअप करोगे, और ज्यादा इम्पल्सिव वे में बिल्डअप करोगे, और आप अपने साथ साथ उस दूसरे इंसान का भी हार्म करोगे जिसने आपके साथ शादी करी है। सो टू dive down deep into this concept of anxious relationship, you can contact me on the given number on the screen, and just subscribe to my YouTube channel for further video updates.